नमस्कार दोस्तों, मैं बजरंगी सर और आप लोग के सामने में एक बहुत नए अंदाज के साथ लाने जा रहे हैं। सबसे पहले मेरा टॉपिक रहेगा एंशियंट हिस्ट्री, है ना। मतलब इतिहास। इतिहास जो है सबसे पहले हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास, है ना। एक नंबर में प्राचीन भारतीय भारतीय इतिहास, ठीक है। इतिहास को तीन भागों में बांट दिया गया है। उसके बाद दूसरा नंबर में हम लोग देखते हैं क्या, मध्यकालीन भारतीय इतिहास। उसके बाद तीसरा हम लोग का जो है मेन जो है ये आपका है आधुनिक भारतीय इतिहास। आधुनिक भारतीय इतिहास। और चौथा जो है नेक्स्ट में आपका वर्ल्ड हिस्ट्री है। वर्ल्ड हिस्ट्री, है ना। वर्ल्ड हिस्ट्री ये एक्सेप्शन में रखना है। ये जो है एक्सेप्शन में पढ़ना आपको क्या है, अगर एसआई के एग्जाम दे रहे हैं या बिहार पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं तो आप लोग को ध्यान देना है कि सबसे पहला इम्पोर्टेंट है प्राचीन भारतीय इतिहास, और आपका जो है ये मॉडर्न हिस्ट्री जिसको आधुनिक भारतीय इतिहास बोला जाता है। यहाँ से इतिहास का जो चैप्टर आप देखिएगा, प्राचीन भारतीय और मॉडर्न हिस्ट्री, ये दोनों अभी बहुत रोल निभा रहा है, तो इसको आप लोग ध्यानपूर्वक से देखिएगा। और मध्यकालीन इतिहास में आपको क्या करना है, और वंश रख लेना है याद, जैसे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, इसको टोटल वंश रखिएगा याद। उसके बाद आपका जो है मुगल काल में आप बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये सबसे बहुत कम क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन फिर भी पढ़ना आपको है ना। लेकिन ज़्यादा आपका प्राचीन भारतीय इतिहास और आधुनिक भारतीय इतिहास को ध्यानपूर्वक से देखना है। उसके बाद हम लोग चलते हैं कुछ प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में हम लोग कुछ आज का टॉपिक में देखते हैं कि क्या क्या पढ़ना है। इसमें थोड़ा हम लोग इस पर चर्चा करते हैं, तो आप लोग भी ध्यानपूर्वक से देखिएगा, है ना। तो सबसे पहले जो है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों को 4 वर्गों में बांटा गया है ना। तो 4 वर्ग में बांटा गया है। तो अब हम इसको किस पॉइंट पर व्यू से देखेंगे, जहाँ जहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है उसी पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे वेद, है ना। वेद जो होता है, वेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। वेद कितना होता है? 4 होता है। और वेदांग कितने होता है? 6 होता है। वेदांग जो होता है कितना? 6 होता है। उसके बाद उपनिषद कितना होता है? उपनिषद हो जाएगा आपका 108 हो जाएगा। उपनिषद कितना हो जाएगा? 108 हो जाएगा। उसके बाद महापुराणों की संख्या कितना होगा? 100। महापुराणों की संख्या कितना होगा? महापुराणों की संख्या जो हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। ये उपनिषद जो 108 है, इसमें मूलभूत रूप से 13 ही उल्लेख है। 13 को ही उल्लेख है ना। उल्लेख है 13। तो हम लोग ये देखते हैं कि आज देखते हैं कि वेद 4 है, वेदांग 6, उपनिषद 108 है। अब मूलभूत रूप से 108 में से 13 को ही उल्लेख किया गया, और महापुराणों की संख्या कितना है? 18 है। तो वेद जो 4 है, इसको देखिएगा ध्यानपूर्वक से। तो सबसे पहले कौन है? आपका ऋग्वेद हो जाएगा, है ना। ऋग्वेद हो जाएगा। उसके बाद कौन हो जाएगा? ऋग्वेद, यजुर्वेद हो जाएगा, है ना। यजुर्वेद हो जाएगा। उसके बाद सामवेद हो जाएगा। उसके कौन हो जाएगा? अथर्ववेद हो जाएगा, है ना। अथर्ववेद हो जाएगा, ठीक है। अथर्ववेद हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले जो है ऋग्वेद, इसी को हम लोग बोलते हैं प्राचीन वेद, है ना। प्राचीन मीन्स होता है आपको क्या? पुराना, है ना। प्राचीन हो गया पुराना। तो ऋग्वेद को ही हम लोग बोलेंगे प्राचीन वेद, मतलब पुराना हो जाएगा, है ना। उसके बाद जो है यजुर्वेद जो है इसको हम लोग बोलते हैं गद और पद वाला वेद, है ना। क्या बोलते हैं? गद एवं गद एवं पद वाला वेद यजुर्वेद बोलते हैं। सामवेद जो बोलते हैं हम लोग, ये संगीत वाला वेद बोलते हैं। सामवेद जो बोलते हैं ये संगीत वाला। साम का अर्थ होता है गान होता है।
साम का अर्थ होता है गान होता है। और इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अथर्ववेद। इसको बोलते हैं बाद वाला वेद। अथर्ववेद जो है ये बाद वाला वेद है। इसमें जो है जादू मंत्र टोना है, जादू मंत्र टोना, बाल विवाह, बाल विवाह, बाल विवाह, है ना, ये सब हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए आप लोग से अगर पूछ दिया जाए कि वेदों का क्रम क्या होगा, तो वेदों का क्रम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये अगर पूछ सकता है आपसे कि वेदों का क्रम क्या है बताइए, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब ये बताइएगा यजुर्वेद में ही, यजुर्वेद में जो है आपका जो है यज्ञ सामग्री का विधि विधान, यज्ञ सामग्री का विधि विधान उल्लेख किया गया है ना। यज्ञ सामग्री का विधि विधान उल्लेख किया गया है। और सामवेद जो है ये संगीत वाला वेद है, और इसमें सामवेद में जो सूक्तों की संख्या है ये 1810 है। सामवेद में सूक्तों की संख्या कितना है, 1810 हो गया। सामवेद में सूक्तों की संख्या 1810 हो जाएगा। और अथर्ववेद में जो है, अथर्ववेद में आपका 731 कुल मंत्र है, 731 कुल मंत्र है। और 6000 क्या है, 6000 पद है। 6000 जो है क्या है, पद है, 6000 पद है ना, 6000 पद हो गया। तो हम लोग ये देख लिए हैं कि वेद कितने हैं, 4 है, वेदांग कितने हैं, 6 है, उपनिषद कितने हैं, 108 हो जाएगा। और उपनिषद 108 हो गया। मूलभूत रूप से 13 उल्लेख को किया गया। महापुराणों की संख्या 18 हो गया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ये आपका क्रम में दिया गया है। सबसे प्राचीन वेद आपका हो जाएगा ऋग्वेद हो जाएगा, यजुर्वेद गद पद वाला वेद हो गया। यज्ञ सामग्री का उल्लेख विधि विधान आपका यजुर्वेद हो जाएगा। सामवेद में ही आपका दिया गया संगीत वाला वेद कहते हैं। साम का अर्थ गान होता है, और इसमें उल्लेख आपका 1810 सूक्तों की संख्या है। और अथर्ववेद जो है इसे बाद वाला वेद कहते हैं। इसमें जादू मंत्र टोना बाल विवाह इसी में है। और इसमें जो है 731 मंत्र होता है, और 6000 इसका क्या है, पद हो जाएगा अथर्ववेद में। और अब हम लोग चलते हैं, ध्यानपूर्वक से देखिएगा। अब हम लोग चलते हैं, आइएगा। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेगा अस्थनीज। मेगा अस्थनीज जो है, मेगा अस्थनीज ये इंडिका नामक पुस्तक लिखा था। मेगा अस्थनीज जो है ये इंडिका नामक पुस्तक लिखा था। इंडिका नामक पुस्तक लिखा, कौन लिखा, मेगा अस्थनीज लिखा था। मेगा अस्थनीज जो है इंडिका नामक पुस्तक लिखा था। और इस पुस्तक में मौर्य साम्राज्य के बारे में उल्लेख किया गया। इस पुस्तक में क्या चीज़ का उल्लेख किया गया, मौर्य साम्राज्य के बारे में उल्लेख किया। मौर्य साम्राज्य के बारे में उल्लेख किया गया। मौर्य साम्राज्य के बारे में उल्लेख किया गया था, है कि नहीं, उल्लेख किया गया था। तो मेगा अस्थनीज जो है इंडिका नामक पुस्तक लिखा था। इसमें मौर्य साम्राज्य का उल्लेख किया गया था, है ना। उसके बाद जो हम लोग देखते हैं अलबरूनी जो है, हम लोग मेन पॉइंट पर चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। अलबरूनी जो है, अलबरूनी जो है, अलबरूनी ये जो है महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, है ना, भारत आया था। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अलबरूनी जो है ये मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। अलबरूनी किसके साथ आया था, तो मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। और इन्होंने जो है एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था तहकीक ए हिंद, जिसका अर्थ होता है भारत की खोज। तहकीक ए हिंद या भारत की खोज, ये कौन लिखा था, अलबरूनी लिखा था, है ना। तहकीक ए हिंद या भारत की खोज, इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। उसके बाद जो है, उसके बाद आया था फहियान जो है, फहियान जो है ये चीनी यात्री थे। फहियान क्या थे, चीनी यात्री थे। ये चीनी यात्री थे। फहियान क्या थे, चीनी यात्री थे। इन्होंने जो भारत आया था, इन्होंने भारत आया तो कितने वर्ष रहा, 14 वर्ष रहा था।
यहाँ जो है ये 14 वर्षों तक रहा था। फाहियान 14 वर्ष तक भारत में रहा था और उसके बाद जो है सो ये वापस लौट गया था। 14 वर्षों तक बाहर रहा था। फाहियान जो आया था ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, है कि नहीं। ये जो फाहियान जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और उसके बाद जो है आप ध्यान दीजिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, है ना। अब चलिएगा हम लोग हर्षवर्धन, है ना, जो वेनसांग, है ना, वेनसांग जो है ये हर्षवर्धन के शासन काल में आया। वेनसांग हर्षवर्धन के शासन काल में आया है। है ना। वेनसांग जो है ये हर्षवर्धन के शासन काल में आया था और इन्होंने जो है 15 वर्षों तक रहा था, है ना, उसके बाद ये वापस चला गया चाइना, है ना। तो ये भी आपका जो है सो चीनी यात्री थे, है ना, ये भी चीनी यात्री थे। और ये जो भारत आया था, क्वेश्चन पूछा गया ग्रुप डी 2014 में पूछा है पटना बोर्ड में कि वेनसांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, इन्होंने किस लिए आया था और ये आया कहाँ पे। तो ये भारत आया था, ये नालंदा विश्वविद्यालय में आया था। नालंदा विश्वविद्यालय में आया था। और इन्होंने किस लिए आया था नालंदा विश्वविद्यालय में? बौद्ध धर्म को शिक्षा ग्रहण करने के लिए। बौद्ध धर्म को शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया था। बौद्ध धर्म को शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया था। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा कि वेनसांग जो है ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था और ये नालंदा विश्वविद्यालय में आया था, है ना। इन्होंने 15 वर्ष तक रहा था यहाँ पे, फिर वापस चला गया था और नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का शिक्षा ग्रहण किया था, है ना। तो हम लोग देख लिए फाहियान, वेनसांग। उसके बाद जो है इब्न बतूता, है ना। इब्न बतूता जो है ये आपका 2446 बिहार एसआई, है ना। ध्यान से देखिएगा, बिहार एसआई में पूछा गया कि इब्न बतूता के बारे में कौन सा कथन गलत है, कौन सा सही है। तो इसके बारे में आपको ध्यानपूर्वक रखना है। इब्न बतूता सबसे पहले जो है ये मोहम्मद बिन तुगलक का शॉर्ट नाम हो जाएगा MBT, है ना, MBT। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ये आया था और ये जो है 1333 ईस्वी में जो है दिल्ली पहुंचा और इन्होंने जो है दिल्ली पहुंचा और ये अफ्रीकी यात्री थे। अफ्रीकी मोरक्को यात्री थे और इन्होंने रेहला नामक पुस्तक लिखा था। इब्न बतूता जो है रेहला नामक पुस्तक लिखा था। रेहला नामक पुस्तक लिखा था। तो आपको अगर बोल दिया जाए कि इब्न बतूता के बारे में कौन सा कथन सत्य है तो आप क्या मारिएगा? तो सबसे पहले जो है ध्यान दीजिएगा कि अब इब्न बतूता के बारे में, ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। ये कब आया था? ये जो आया था 1333 में दिल्ली में आया था और ये मोरक्को के यात्री थे और इन्होंने रेहला नामक पुस्तक लिखा था, है ना। तो आगे हम लोग चलते हैं संयुगन, है ना। संयुगन जो है, संयुगन के बारे में चर्चा करते हैं। संयुगन जो है ये 518 में भारत आया था। संयुगन जो है 518 में भारत आया था। संयुगन कब आया? भारत 518 ईस्वी में आया था। संयुगन कब आया? 518 में ईस्वी में आया था, है ना। उसके बाद जो है आपका चर्चा है इतिहास हेरोडोटस, है ना। हेरोडोटस
हेरोडोटस जो है ये आपका जो है इतिहास नामक पुस्तक लिखा, इतिहास नामक पुस्तक, इतिहास है ना, हेरोडोटस, इतिहास, इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को, है ना, इतिहास। उसके बाद जो है आ गया पिलनी, पिलनी जो है, पिलनी, पिलनी ये नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक नाम लिखा, नेचुरल, नेचुरल हिस्ट्री, नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक लिखा था। उसके बाद भारत का भूगोल, भारत का भूगोल, भारत का भूगोल जो है ये कौन लिखा था? टॉलमी, भारत का भूगोल जो है टॉलमी ने लिखा था, है ना। तो हम लोग देख रहे हैं कि संयुगन जो है 518 में भारत आया था और इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है, और पिलनी नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक नाम लिखा गया, उसके भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखा था? टॉलमी ने लिखा था। तो उसके बाद हम चलते हैं अष्टधाई, है ना, अष्टधाई, अष्टधाई ये जो है अष्टधाई, अष्टधाई जो है अष्टधाई पाणिनि, है ना, अष्टधाई पाणिनि, अष्टधाई पाणिनि, है ना, ये संस्कृत भाषा में लिखा गया। अष्टधाई के लेखक पाणिनि हो जाएगा, अष्टधाई के लेखक पाणिनि, ये संस्कृत भाषा में लिखा गया था, संस्कृत भाषा में लिखा गया था। अष्टधाई के लेखक पाणिनि हो जाएगा। उसके बाद आपको चलेंगे चचनामा के लेखक, चचनामा के लेखक, चचनामा के लेखक, चचनामा के लेखक, चचनामा के लेखक जो हो जाएगा आपका अली अहमद हो जाएगा। चचनामा के लेखक कौन हो जाएगा? अली अहमद हो जाएगा। चचनामा के लेखक कौन हो जाएगा? अली अहमद हो जाएगा। जितना अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं एक मोटा मोटी जो एग्जाम बेसिस के अनुकूल जो चल रहा है उस अनुसार से हम आपको बता रहे हैं एंशिएंट भारतीय प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत के बारे में। तो ये सभी क्वेश्चन आपको मेन मेन फैक्ट को पढ़ना है कि नहीं? अपने से तो पता नहीं चलेगा मतलब क्या पढ़ना नहीं पढ़ना है, तो उसको थोड़ा सा आप ध्यानपूर्वक से देखिएगा। और जितना भी हम आपको यहाँ बता रहे हैं इसको आप बहुत अच्छे से ध्यानपूर्वक से अध्ययन कीजिएगा, है ना। तो हम लोग चल रहे हैं। सबसे पहले क्या है, संयुगन जो है 518 में भारत आया था और हेरोडोटस इतिहास का पिता कहा जाता है, और पिलनी जो है नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक नाम लिखा था। भारत का भूगोल जो है किसने लिखा था? टॉलमी लिखा था। और अष्टधाई जो है ये पाणिनि लिखे थे, अष्टधाई के, ये कौन भाषा में? संस्कृत भाषा में लिखा गया। उसके बाद चचनामा के लेखक कौन हो गया? अली अहमद हो गया, है ना। चचनामा के लेखक कौन हो गया? अली अहमद हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं एक और मुख्य बिंदु पर बात करते हैं। सबसे पहले हो जाएगा विष्णु पुराण, है ना। सबसे पहले हम लोग चलते हैं विष्णु पुराण, जो मेन चीज फैक्ट है उसी पर चर्चा करने जा रहे हैं हम, ठीक है। तो विष्णु पुराण जो है सबसे पहले क्या है? मौर्य वंश से है ना, मौर्य वंश। विष्णु पुराण किससे है? मौर्य वंश से है। आपके बुक में सब चीज़ दिया हुआ है, लेकिन क्या पढ़ना नहीं पढ़ना उसको आपको मालूम नहीं होगा, तो हम बता रहे हैं आपको। उसके विष्णु पुराण। वायु पुराण किससे है? वायु पुराण जो है, वायु पुराण जो है ये आपका गुप्त वंश हो जाएगा, है ना। वायु पुराण जो है गुप्त वंश हो जाएगा। वायु पुराण जो है गुप्त वंश हो जाएगा। वायु पुराण किससे हो जाएगा? गुप्त वंश से हो जाएगा। वायु पुराण जो है गुप्त वंश से होगा, है ना। वायु पुराण जो है गुप्त से हो जाएगा। उसके बाद जो है मत्स्य पुराण, सबसे ध्यान दीजिएगा, मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण जो है, मत्स्य पुराण जो है ये हो जाएगा आंध्र सतवाहन, आंध्र सतवाहन, आंध्र सतवाहन, आंध्र सतवाहन वंश हो जाएगा, ठीक है ना। मत्स्य पुराण किससे हो जाएगा? आंध्र सतवाहन से हो जाएगा। मत्स्य पुराण किससे होगा? आंध्र सतवाहन वंश से हो जाएगा, है ना। तो ये तीनों पुराण को जो है आप लोग एकदम VVI मार दीजिएगा। लूसेंट में आपका सब दिया हुआ है, तो एक बार हम चर्चा करते हैं। एक बार क्या, इसको 4 बार इसको बोलिएगा अच्छे तरह से। मतलब विष्णु पुराण किस वंश से है? तो मौर्य वंश से। इसको 3 बार कन्वीनियंट कीजिएगा। विष्णु पुराण किस वंश से है? तो मौर्य वंश से। वायु पुराण किससे है? तो गुप्त वंश से। वायु पुराण किससे है? तो गुप्त वंश हो जाएगा। तो मत्स्य पुराण किससे है? तो आंध्र सतवाहन से। मत्स्य पुराण किससे है? तो आंध्र सतवाहन से। मत्स्य पुराण किससे है? तो आंध्र सतवाहन वंश से। चले वो एक बार और बोलिएगा। विष्णु पुराण किससे है? तो मौर्य वंश से। विष्णु पुराण मौर्य वंश से। वायु पुराण गुप्त वंश से। वायु पुराण गुप्त वंश हो जाएगा। उसके मत्स्य पुराण किससे हो जाएगा? तो आंध्र सतवाहन से हो जाएगा। मत्स्य पुराण
अंश अथवा अंश वंश हो जाएगा। तो हम लोग ये अभी चर्चा मोटा मोटी कर रहे हैं, है कि नहीं। तो आप लोग तो समझ गए होंगे कि वेद क्या है, वेद कितने हैं, है ना, वेदांग क्या कितना है। उसके बाद हम लोग एक बार इसको फिर से चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखिएगा। वेद कितने हैं, तो 4 हैं। वेद कितने हैं, 4 हो जाएगा। उसके बाद वेदांग कितने हैं, 6 हो जाएगा। उपनिषद कितने हैं, 108 हो जाएगा। मूलभूत रूप से कितना उल्लेख है, 13 हो जाएगा, है ना। महापुराणों संख्या कितना है, तो 18 हो जाएगा। उसके बाद वेदों को अगर क्रम अगर पूछता है तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हो जाएगा। अब ऋग्वेद को हम लोग बोलेंगे प्राचीन वेद बोलते हैं, जिसे प्राचीन को ही पुराना बोलते हैं। ऋग्वेद में जो है सूक्तों की संख्या जो है, सूक्तों की संख्या जो है, सूक्तों की संख्या ये 1028 हो जाएगा। और ऋचाओं की संख्या जो है, ऋचाओं की जो संख्या है ये 10,462 हो जाएगा। और ऋग्वेद में जो है, ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सबसे पवित्र माना गया है। एक बात थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद में सरस्वती नदी को जो है सबसे पवित्र माना गया है, सबसे पवित्र माना गया है, पवित्र माना गया है। उसके बाद ऋग्वेद में गंगा को एक बार उल्लेख किया गया है, गंगा को एक बार उल्लेख किया गया है। उल्लेख ऋग्वेद में गंगा को एक बार उल्लेख किया गया है। और इधर हम लिख देते हैं, और यमुना को जो है, यमुना को 3 बार उल्लेख किया गया है, 3 बार। यमुना को कितना बार उल्लेख किया गया है, 3 बार उल्लेख किया गया है। उसके बाद जो है सिंधु को जो है, सिंधु नदी को जो है, सिंधु को जो है ये सर्वाधिक बार उल्लेख किया गया। सिंधु स्व से सर्वाधिक, तो सिंधु को जो है ये सर्वाधिक बार उल्लेख किया गया। सिंधु नदी को जो है सर्वाधिक उल्लेख किया गया है। तो हमारा ये आरपीएफ एसआई में पूछा गया है, आरपीएफ एसआई 2025 आप खोल के देख लीजिए क्वेश्चन बैंक। आपका पूछा गंगा को जो है इसको कितने बार उल्लेख किया गया, तो 1 बार उल्लेख किया गया। गंगा कितने, 1 बार। और गंगा की जो लंबाई है, गंगा की जो लंबाई है, आप लोग इधर से देखिएगा, थोड़ा सा हम यहाँ लिख रहे हैं। गंगा की लंबाई जो है बिहार में जो है, बिहार में 445 किलोमीटर है ना। और भारत में इसकी टोटल लंबाई है, भारत में जो लंबाई है, भारत में 2525 किलोमीटर है, 2525 किलोमीटर है। और गंगा जो है हमारा सबसे पहले बिहार में बक्सर जिला, बक्सर यानी चौसा के पास जो है एंट्री करता है ना, एंट्री करता है यहाँ पे, है ना। और ये जो है कटिहार गंगा जो है कटिहार के पास, कटिहार के जाकर जो है बंगाल में प्रवेश करता है। कटिहार के बाद जो है बंगाल में एंट्री कर जाता है। और एक जिला जो है आपका साहेबगंज, झारखंड को छूता है। साहेबगंज जो है, साहेबगंज जो है ये झारखंड जिला में है, झारखंड में है ना, झारखंड में है। साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट जो है झारखंड में पड़ता है। और ये जो है गंगा को टच करता है, गंगा जो है इसको टच करता है। मतलब जो है गंगा एंट्री आपका कहाँ से करता है, तो बक्सर के चौसा के पास एंट्री करता है, बिहार में एंट्री करता है। और ये आपका कटिहार होते, भागलपुर होते उधर कटिहार जाके बंगाल में प्रवेश कर जाता है। और इसका झारखंड के एक डिस्ट्रिक्ट जो साहिबगंज है वहाँ पर आपका जो है गंगा मिलता है, टच करता है। बाद बाकी जो है गंगा की लंबाई जो बिहार में आपका हो गया 445 किलोमीटर हो जाएगा। और टोटल लंबाई इसका 2525 किलोमीटर हो जाएगा। चलते हैं हम लोग इधर हिस्ट्री की दुनिया में चलते हैं, अभी बिहार का स्पेशल नहीं चल रहे हैं। उसके बाद हम लोग जहाँ पे आप चल रहे हैं तो वेदों का क्रम यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद हो गया, गद्य पद संगीत वाला वेद हो गया, ये सब हम लोग देख लिए हैं। और यज्ञ सामग्री का उल्लेख जो है विधि विधान सब यजुर्वेद में हो जाएगा, है ना। सामवेद संगीत वाला वेद है, 1810 सूक्तों की अथी है। अथर्ववेद में कुल कितने मंत्र है, 731 मंत्र है, 6000 पद है कि नहीं। एक बार हम लोग ये सब चलते हैं। उसके बाद मेगास्थनी जो है इंडिका नामक पुस्तक लिखा था, मौर्य साम्राज्य के बारे में इसका वर्णन किया गया था। अलबरूनी जो है मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आया था, है ना। तहकीक के नामक पुस्तक यानी भारत की खोज नामक पुस्तक लिखा था। और फैयान जो है ये चीनी यात्री थे, ये भारत के चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, है ना।
और उसके बाद जो है नेक्स्ट पर हम लोग चलते हैं तो ह्वेन-त्सांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ये 15 साल तक रहा था ये इन्होंने, और ये चीनी यात्री थे, है ना। ये नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया था। उसके बाद इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था, MBT जिसका नाम है 1333 में। इन्होंने अफ्रीकी मोरक्को यात्री थे और इन्होंने रहला नामक पुस्तक लिखा था, है ना। उसके बाद हम लोग चलते हैं, फिर रिवीजन में चल रहे हैं। संयुगन जो है 518 में भारत आया था और हेरोडोटस इतिहास का पिता कहा जाता है, और प्लिनी जो है नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक नामा लिखा था। उसके बाद भारत के भूगोल टॉलमी लिखा था, भारत का भूगोल नाम पुस्तक टॉलमी लिखा गया था, है ना। और अष्टधाई जो है पानी संस्कृत भाषा में लिखा गया। चचनामा के लेखक क्या हो गया? अली अहमद। चचनामा के लेखक कौन हो गया? अली अहमद हो जाएगा। उसके बाद जो है विष्णु पुराण जो है किस वंश हो जाएगा? तो मौर्य वंश हो जाएगा। विष्णु पुराण किस वंश हो जाएगा? मौर्य वंश हो जाएगा। वायु पुराण किस वंश हो जाएगा? तो गुप्त वंश हो जाएगा। और मत्स्य पुराण किस वंश हो जाएगा? तो आन वंश हो जाएगा। ये तो आपका हम एक मोटा मोटी आपको पढ़ा दिए हैं। जब मेरा बैच स्टार्ट होगा तो आपको बहुत अच्छे से और पढ़ाएंगे, मतलब अध्ययन बहुत बहुत बेहतरीन से आपको पढ़ाएंगे। इसलिए कि आप लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारा बैच अभी RK सुमन कैंपस में चल रहा है। वहाँ पे आपका 3 बैच मेरा चल रहा है। सुबह में 7 से 9 चलता है, लूसने का क्लास चलता है। शाम में 6 से 8 चलता है। उसके फिर 8 से 9 साढ़े 9 तक आपका दरोगा का स्पेशल बैच चल रहा है। 1 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। आप लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप लोग अगर पटना में रहते हैं तो आप मेरा RK सुमन कैंपस में बजरंगी GS स्टडी आप लिखा हुआ बोर्ड वहाँ पर, आप वहाँ फर्स्ट फ्लोर पर मेरा चलता है। आप वहाँ किसी को पूछ सकते हैं, आपको बता देगा। फर्स्ट फ्लोर पर बेहिचक चले जाइए, और जिसको दरोगा तैयारी करना है वो आराम से आइए। 6 से 8 आइए, और उसके दोनों बैच ज्वाइन कीजिए। 6 से 8 ज्वाइन कीजिए और 8 से साढ़े 9 रहिए। मेरे पास कम से कम 3.5 घंटा समय बिताइए। आप लोग बेहिचक एकदम विश्वास के साथ जुड़िए, और एकदम सही सटीक सही चीज़ से आप लोग को गाइडेंस मिलेगा। वहाँ पे अच्छी तरह से प्रैक्टिस करवाया जाएगा आराम से, है ना। होमवर्क रूप में दिया जाएगा, याद करवाया जाएगा। उसके बाद जो थ्योरी रहेगा उसको बताया जाएगा, टेस्ट लिया जाएगा। और आप लोग आइए, अगर पटना में रहते हैं तो आप लोग आइए यहाँ पे मेरे कोचिंग में। अगर ऑनलाइन आप लोग दूर दराज में है तो मेरा जल्द ही वीडियो आने वाला है, और VK यादव मैथ क्लासेस के अंतर्गत जो है सो हमारा वीडियो बनने वाला है, और जल्द ही एप्लीकेशन पर आ जाएगा आप लोग का हम, ठीक है। तो आप लोग अगर मान लीजिए पटना में रहते हैं तो आप वहाँ आ सकते हैं RK सुमन कैंपस में। और आप लोग अगर दूर दराज में हैं तो जल्द आपके सामने हम हाजिर होने वाले हैं, और आप लोग का वर्दी हम दे कर चलेंगे। और इतना वर्दी दिवा दिए अभी तक, मैं दरोगा तो बन गया बहुत सारा। बिहार पुलिस तो एकदम पूरा छा गया है। आप लोग का स्टूडियो में हम ला कर आपको साबित कर देंगे। सरस्वती पूजा से पहले आप लोग को जो है हम स्टूडियो को एकदम भर देंगे यहाँ पर ला के, जितना भी है। और अभी जो फिलहाल जो अभी चल रहा है मेरा पढ़ाया वो चीज़ इतना, आप लोग तो पहली बार आप देख रहे हैं VK यादव यूट्यूब चैनल पर, तो आपको विश्वास कीजिए मेरा बात को, समझे ना। आप विश्वास कीजिएगा कि ध्यानपूर्वक से कि हम क्या आपको बोल रहे हैं, समझे ना। तो आप लोग अगर पटना में हैं तो आप आइए ऑफलाइन, है ना, क्लास में, और ईमानदारी पूर्वक से आप पढ़िए। और जो मेरा गाइडेंस रहेगा बहुत अच्छे तरीके से रहेगा। इतना प्रैक्टिस करवाएंगे, हम समय के पीछे नहीं भागते हैं, ठीक है। समय से पहले हम हाजिर रहेंगे क्लास में। ये नहीं कि आप लोग आ जाइएगा और हम 10 मिनट के बाद आएंगे, वो मेरे नहीं। समय मेरे पीछे रहता है, समय ही मेरे पीछे हो जाता है, और हम आगे चलते हैं। जो टीचर इन नियम को पालन कर लिया वो एकदम 100% उसके पास सक्सेस करेगा स्टूडेंट, समझ ना। तो इस वीडियो को आप जो देख रहे हैं ध्यानपूर्वक से सुनिएगा। जो अगर आपके रिलेशन में आप नहीं अगर हैं दूर दराज में, तो आप VK यादव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वहाँ पर बजरंगी सर के नाम से आपका जल्द ही बैच आने वाला है ना। यूट्यूब पर आपका फिर वीडियो चलेगा, 1-2 दिन क्लास चलेगा। उसके बाद अपना कोर्स आपका आ जाएगा, बहुत चीप एंड बेस्ट। इतना चीप एंड बेस्ट में आएगा कि आप जो है 1 kg मुर्गा का दाम भी नहीं रहेगा, समझ रहे हैं ना। तो आप इसको थोड़ा मोटा मोटी हम बोल दिए हैं, लेकिन आप इसको सस्ता में हल्का में नहीं लीजिएगा कि 200 रुपये कोर्स से क्या करेंगे नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऐसा बात नहीं है। कहावत बोलता है कि सस्ता रोवे बार बार, महंगा एक बार, तो वो बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। वो नियम इसमें लागू नहीं है, वो दूसरा चीज़ में नियम लागू है। लेकिन आप इसको यूज कीजिएगा सही तरीका से तो आप जरूर सफल होइएगा, है ना। तो आप अगर यहाँ पर हैं पटना में तो आइए ऑफलाइन क्लास आइए RK सुमन कैंपस में। आप एक बार, हमारा नाम तो पूरा जान रहा है, इस एरिया में बाजार समिति में तो पूरा छा गया है। इतना बिहार पुलिस बना है इस बार की जगह नहीं था वहाँ बैठने का, ठीक है। तो आप लोग ईमानदारी पूर्वक से एकदम सही तरह से अध्ययन कीजिएगा। आप अगर नहीं पढ़िएगा ना तो धरती पर कोई टीचर नहीं कि आपको कुछ कर पाएगा। आपका मेहनत खुद ही रिजल्ट दिलाता है, ठीक है। टीचर तो एक गाइडिंग से पढ़ाता है, आपको बताएगा, समझेगा ना।
तो इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। पढ़ने से ज़्यादा अध्ययन करना पड़ता है, गहन करना पड़ता है। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं और आप लोग का जल्द ही उपस्थित होने वाले हैं। आपका लूसेंट का न्यू बैच आने वाला मेरा है। लूसेंट एक बरमास चीज़ है और इसको अध्ययन कीजिए। लूसेंट को लूसेंट नहीं मत समझिएगा, समझिए। लूसेंट में बहुत कुछ पढ़ना रहता है और आप लूसेंट धीरे धीरे मोटा ही हो रहा है। 475 पेज हो गया है। पिछले कुछ और था लूसेंट, अभी कुछ और अध्ययन हो रहा है। जैसे जैसे एग्जाम का ट्रेंड बढ़ रहा है उस तरह लूसेंट में एग्जाम का आपका क्वेश्चन का अपडेटेड ट्रेंड दे रहा है। तो इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यानपूर्वक से सुन के और इस पर मंथन कीजिए और हम जल्द आपके सामने में उपस्थित होने जा रहे हैं। वीके यादव यूट्यूब चैनल पर हाजिर हो जाएंगे, 1 से 2 दिन में हो जाएंगे। तो आप लोग ठीक है, इस वीडियो को धन्यवाद। और आप लोग जैसा अगर इस वीडियो को देखकर अगर देखेंगे, हम पढ़ाएंगे, एक मोटा मोटी हम क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं आज आप लोग को। जब आएंगे आप लोग का हम एप्लीकेशन पर जब पढ़ाएंगे तो आपको एक बार जब मेरा वीडियो देख लीजिएगा ना, तो आप कहीं इंडिया के कोई भी कोना में रहिएगा आप, ठीक है, फिर आपको चलते फिरते हेडफोन कान में लगाइएगा, आराम से आराम सुनते जाइए मस्ती से, कोई दिक्कत नहीं है। आपको याद हो जाएगा, आपको सुनते सुनते याद हो जाएगा। आपको पढ़ने भी दरकार नहीं पड़ेगा, नहीं टाइम मिले तो कोई दरकार नहीं है। रिकॉर्डेड वीडियो आप देख लीजिएगा आराम से, है ना। तो उस तरह से हम पढ़ाएंगे आपको, मतलब एक एक क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। अभी आप लोग देखेंगे जो हम पढ़ाए होंगे, ठीक है, कोई नोट्स आपके सामने पढ़ा रहे हैं क्या? कहीं कोई नोट्स नहीं है। आप देखिए हम फाउंडेशन की तरह हम बता दिए आपको। लूसेंट एक तरह से लोगो खाली लगा हुआ, हम इतना बढ़िया डिस्कशन पढ़ाएंगे ना आपको, तो ये आप लोग एक बार पढ़ के देखिएगा, तब तक बोलने से तो कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।